दोस्तों, क्या आप भी सीटेट में 140 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं? क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे बच्चों को? जब तक एक टीचर की रणनीति साफ नहीं होगी तो बच्चों की भी नहीं होगी कि मैं बच्चे की सोच पर अटैक करता हूँ, तभी रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा कि वो एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सके। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे सेट किया जाए? दोस्तों, क्या आप भी सीटेट में 140 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं? तो जी हां, ये पॉडकास्ट, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और यहां पर हम सब बातों को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार आप 140 प्लस बड़े आराम से सीटेट में लेकर आ सकते हैं। यदि आपकी आज तक भी कोई तैयारी नहीं है, फिर भी आप 140 प्लस नंबर इस सीटेट में लेकर बिल्कुल इस सीटेट को टॉप कर सकते हैं। और एक आध बच्चा नहीं, सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल आज इसी प्रकार की रणनीतियां हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हमारी जो एंकर हैं वो दीपिका मैम हैं, तो मैं दीपिका मैम से कहना चाहूंगा कि वो आज स्टार्ट करें इस वीडियो को। जैसे कि सर ने कहा 140 नंबर, अगर देखा जाए तो हम लोग बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं। और आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं जिससे आप बहुत आसानी से 140 नंबर ला सकते हैं। तो मैं सर से जानना चाहूंगी, सर आप बताइए कि कुछ बच्चे जो हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों ने लगातार भेजा है कि मैम इसका क्या सॉल्यूशन है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, पर कुछ क्वेश्चन मैं आज जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि सर कुछ बच्चों ने कहा है कि मैं 1 नंबर से कभी फेल हो जाता हूँ, कभी मैं 2 नंबर से फेल हो जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को जो कम नंबरों से रह जाते हैं? मैडम, मैं सच में ये बात देखता हूं कि जो हमारा 7.5-8% रिजल्ट देखने को मिल रहा है, उसमें लगभग मैं कह सकता हूं 30 से 40% बच्चा ऐसा है जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से सीटेट में फेल हो रहा है। और ये नंबर काफी बड़ा है अपने आप में। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है मैडम, वो ये है कि बच्चे केवल और केवल जो किताबें होती हैं मार्केट में आने वाली, उन पर भरोसा करते हैं। कभी भी ऑथेंटिक सोर्स पर भरोसा ना करना इनके लिए सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चंस को ढंग से नहीं करके जाते। बच्चे केवल और केवल देखते हैं कि सर नोट्स कैसे मिलते हैं, सर इसका पीडीएफ कैसे मिल सकता है, उसका पीडीएफ कैसे मिल सकता है। और यह सबसे बड़ा कारण मानता हूं मैडम मैं कि बच्चों जो आप फेल हो पाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है। मैं कह रहा हूं मैडम, 50% से ज्यादा बच्चे जो सीटेट देते हैं उनको सच में ये नहीं पता कि हमारा सीटेट में सिलेबस क्या है। जैसे मैंने भी ये चीज ऑब्जर्व किया है क्लास में कि ऑलमोस्ट बच्चों को ये नहीं पता होता कि कितने नंबर का पेपर है। हाँ जी मैम, है ना, और कितना टाइम मिलने वाला है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है। सिर्फ भेड़ चाल चले जा रहे हैं बच्चे कि भाई अगर यूट्यूब। अच्छा सर, एक प्रश्न और आता है कि बच्चे अक्सर पूछते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है राहुल का, प्रिया, पूजा, कार्तिक, आकृति, बहुत सारे बच्चे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन ज्यादा बेटर होता है या ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है? मैडम देखिए, ये डिपेंड करता है आपके पढ़ने के स्टाइल के ऊपर। ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन भी अच्छा है। ऑनलाइन में एक आपको फायदे भी हैं, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही है। ऑनलाइन में आप घर बैठ के सब कुछ पढ़ सकते हैं, पहली बात। और घर बैठे बैठे आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। बस बच्चे को दिक्कत क्या होती है, जैसे ही वो YouTube खोलता है और YouTube पर वो पढ़ने बैठा, और जहां पर उसका हल्का सा मन चेंज हुआ और उसके पास नीचे रिकमेंडेड वीडियोस आने लगी, और उन रिकमेंडेड वीडियोस पर वो गया और उसका मन भटका। तो बस यही एक कारण है। और इसी वजह से बच्चों को बोला जाता है कि भाई आप एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज करें, अन्यथा YouTube पर आपका सब कुछ है। तो बच्चों को ऑनलाइन में बस एक यही है कि अपने मन पर कंट्रोल रखना है। यदि आप मन पर कंट्रोल रख गए तो ऑनलाइन पढ़ाई से अच्छा नहीं मानता। जैसा कि अभी हमने केडी लाइफ टीचिंग की बात करते हैं, तो वहां पे हमने फ्री कोर्स चला रखा है। बिल्कुल मैडम। अब फ्री कोर्स में तो हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पढ़वा रहे हैं, सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। बट एक सबसे ज्यादा समस्या आ रही है कि बच्चे ऑनलाइन जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो यूट्यूब पे पढ़ने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि वो भटक जाते हैं। जैसे आपने कहा कि जितनी अदर वीडियोस आ रही हैं तो बच्चे उधर ध्यान चला जाता है, अचानक से रील देखने लग जाते हैं, आजकल स्क्रॉल करते हैं, है ना। कभी किसी टीचर का आ रहा है, अब कभी किसी टीचर का आ रहा है, कभी ऐड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम बच्चों को ये कहें कि आप ऐप पे परचेस करके आराम से पढ़ें और यूट्यूब में अंधाधुंध ना भागे, ये कहना चाहते हैं? नहीं मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बच्चे यहाँ पर हर तरीके का बच्चा होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मैडम जिनके आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है भाई, उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच YouTube पर चलाया हुआ है, जिसमें हम आपको एक से एक बेहतरीन चीज दे रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे तो बड़ी परेशानी होती है और मैं
भाई यूट्यूब पर भटक जाता हूं, उनके लिए मैडम ऐप वाला कंसेप्ट है। मतलब जो कंसेप्ट बच्चे- ऐप का आया है वो इसी वजह से आया कि बच्चा यूट्यूब पर भटक ना सके। सर एक और प्रश्न है, जैसे मेरे पास रीटा नाम की एक लड़की है, वो बार बार ये जो मैसेजेस कर रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं, और रीटा आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर जो है सर देंगे कि ये जो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की, तो टाइम मैनेजमेंट की एक समस्या जो बच्चों को आ रही है, तो वो टाइम मैनेजमेंट को कैसे सेट किया जाए, ये क्वेश्चन है हमारी जो प्रिय छात्रा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, टाइम मैनेजमेंट को लेके क्या इशू आता है कि भाई हमारे पास 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, और उसके अंतर्गत कभी इंग्लिश का पेपर छूट जाता है, तो कभी कोई सब्जेक्ट का पेपर छूट जा रहा है, या हड़बड़ी में हम गलती आंसर लगा के आ जा रहे हैं, तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बच्चे? मैडम टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो इश्यू आता है उन बच्चों को आता है जिनके कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं होती। कंसेप्ट आपका यदि अच्छी तरह क्लियर होगा तो आपको कोई भी ऐसा पेपर नहीं जो आप मिनटों में ना सॉल्व कर दे। इसमें प्रैक्टिस का भी हाथ होगा। पहला सबसे बड़ी चीज होती है मैडम कंसेप्ट की क्लियरिटी होना। यदि कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको पता होगा कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। फिर दूसरी चीज आ जाती है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है सवालों की। देखिए यदि मैं जैसे रोड पर जा रहा हूं, अब मैं रोड पर जाते हुए दुनिया दिन में लगभग मैडम 10 से 20 हजार लोगों को देखता हूं, क्या मुझे सबकी शक्ल याद रहती है? नहीं, मुझे सबकी शक्ल याद नहीं रहती और मैं उन लोगों को देख के पहचान भी नहीं पाता कि को मैंने कभी देखा है। लेकिन वहीं पर यदि मैं उन लोगों को, यदि मेरे जो आसपास रहते हैं उनको मैं डेली देखता हूं, सुबह शाम देखता हूं, और उनकी मुझे शक्ल याद रहती है कि हाँ ये मेरे मोहल्ले का लड़का है, ये मेरे पड़ोस का लड़का है, ये मेरी क्लास का लड़का है। सेम वही चीज होती है हमारे साथ में क्वेश्चनों को लेकर। जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं और एक क्वेश्चन को मान लीजिए हमने एक बार देखा या उसको पहली बार देखा, तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे? वहीं यदि हम उस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, उस क्वेश्चन को बार बार अपनी निगाहों के सामने से होकर निकालें, तो गारंटेड है कि आपका पेपर छूट ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बात कही। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर इससे बेहतर नहीं है कि अगर आप किसी चीज के यूज्ड टू हो जाते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आपको क्वेश्चन की बारीकियों का नॉलेज हो जाता है और एक स्ट्रैटेजी पता चल जाती है एग्जामिनर की भी कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन को बना रहा है। तो सर एक और प्रश्न आया है, एक बच्चे ने पूछा है कि जो डर है बच्चों में, अक्सर एग्जाम को लेकर एक डर होता है कि कभी भी एग्जाम देने जाना है तो उससे पहले माइंड में 40 चीजें चलती हैं। अभी 2 महीना है हमारे पास, फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 मंथ है हमारे पास, तो आप 2 महीने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे बच्चों को कि वो एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सके? देखिए मैडम, मैं मानता हूं कि जब ये बच्चे के पास 2 महीने हैं और आपको पता है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट हमारे पास पेपर 2 में आ जाते हैं, और 3 तो कॉमन है, फर्स्ट बिल्कुल 3 कॉमन है। जैसे सीडीबी कॉमन है, लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 दोनों आपके, मतलब 3 विषय हो गए जो आपके कॉमन है। 90 नंबर बिल्कुल आपका कॉमन है पेपर 1 और पेपर 2 में। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूं, ये एक वो टाइम है जिस टाइम पर अपना चेक कर सकते हैं कि मेरा ये विषय मजबूत है, ये विषय कमजोर है। इस बात का आप पहले टेस्ट करें। जब आप पेपर देते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हो, तो उसके बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि मेरी किस सवाल में बार बार गलती हो रही है। और इसका मतलब मेरा ये कंसेप्ट टॉपिक सबको पता होता है कि मेरा ये मजबूत है और ये मेरा कमजोर है। तो इस टाइम पर जैसे कि अभी 1.5-2 महीने का समय बाकी है, अभी हमारे पास में 50 दिन लगभग समय है, तो उस 50 दिन के समय में तो हम पहले देखेंगे कि वो 20 से 30 दिन हम उसमें दें कि जो हमारे थोड़े से कमजोर पक्ष हैं, जिससे कि हम उसको नॉर्मल ला आ सकें। जैसे कि मैडम बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है, बहुत सारे बच्चों की आपकी संस्कृत कमजोर होती है। तो देखिए भाषा का विषय है, एक दिन में सीखी नहीं जाएगी, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा अपने आप को उठा सकते हैं। जैसे मैथ की बात आ गई, मैथ्स की बात, जिस बच्चे को बिल्कुल मैथ नहीं आता, जोड़ना भी नहीं आता, उस बात बच्चे को मैं ये नहीं कह सकता बेटा तू 30 में से 30 ला सकता है, लेकिन वो मैथ्स में इतना कर सकता है कि वो 22-25 नंबर आराम से ला सकता है और 20 प्लस की उम्मीद तो बड़े आराम से कर सकता है। तो अभी तो ये समय है आपका कि आप इस चीज के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। उसके बाद और जो आपका मजबूत पक्ष है, तो आप हमेशा याद रखें, युद्ध हमेशा आपके मजबूत पक्ष से जीते जाते हैं, कभी भी कमजोर पक्ष आपको युद्ध नहीं जिताते। तो जैसे आपका मजबूत पक्ष हो जाता है, पेपर 1 वालों का ईवीएस हो जाता है, हिंदी हो जाता है, सीडीपी हो जाता है, तो भाई आप उसके ऊपर भी विशेष काम करते रहें कि इनमें से तो नंबर मेरा बिल्कुल कटे नहीं और उसमें नंबर बढ़ जाए। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी हमें बनाकर चलनी है और यही आपके लिए सबसे मजबूत स्ट्रेटेजी होगी, जिससे आप 140
प्लस नंबर 100% ला सकते हैं। मैं आदेश सर को बुलाना चाहूंगी। ये जो है हंसी के फुवारे वाला प्रश्न है, एक बच्ची मुझे लिखकर भेजी, बच्ची क्या कई हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने पूछा कि क्या ये ज़रूरी है कि सीटेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, मतलब एक बार हारने के बाद ही जीत हासिल होती है, तो क्या सीटेट एग्ज़ाम देने वाले अक्सर जो हैं पहले फेल होते हैं फिर पास होते हैं, ऐसा ही कंपलसरी है या फिर एक बार में ही सीटेट क्वालिफाई किया जा सकता है? तो ये प्रश्न जो है मुझे बड़ा मतलब पढ़ के बड़ा अजीब लगा कि ऐसा तो फिलहाल मैंने कभी सुना नहीं है कि भाई कोई हार के जीते, ये तो चलो एक मुहावरा है, बोला जाता है हार के जीतना, बट पहली बार में भी क्वालिफाई किया जा सकता है। तो सर आप बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहेंगे? सबसे पहले बच्चों नमस्कार, और मैं मैम आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं बच्चों से हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप यूपीएससी की परीक्षा तो दे नहीं रहे हो कि जिसमें आप 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट लोगे। ये कोई यूपीएससी की परीक्षा तो है नहीं कि भाई 7 साल में होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका मतलब अगर आप फेल हुए हो तो वो फेल इसलिए हुए हो, इसका मतलब ये होता है, देखो एक तो होगा कि आपने मेहनत ही नहीं की, रणनीति में एक तो वो होता है कि आपने मेहनत ही नहीं की। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप मेहनत के बावजूद फेल हुए हो तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपने सही रणनीति नहीं बनाई है और आप सही तरह से नहीं पढ़े हो, क्योंकि असफलता ये ही कहती है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। अनुभव प्रदान करती है असफलता, हमेशा हमें एक ना एक एक्सपीरियंस देती है कि हम कहाँ पे कहाँ और कैसे चूके। इसीलिए तो शिक्षकों को बनाया गया है, गुरुओं को बनाया गया है, जो आपको समय समय पर अच्छी रणनीति बताते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं। केडी लाइफ टीचिंग पर भी आपको हम समय समय पर ये छोटी छोटी रणनीतियां देने के लिए ही जुड़े रहते हैं। तो सर से मैं और कुछ जानना चाहूंगी। जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि जैसे हमें रजत सर ने बताया कि 140 के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और कैसे हम लोग किस तरीके की रणनीति बना सकते हैं। सर आप बताइए, आप 140 मार्क्स के लिए अभी फिलहाल जैसे सर ने बताया कि हमारे पास 50 दिन है, तो आप क्या रणनीति बताएंगे अपने बच्चों को? देखो रणनीति पूरी साफ है। जितने भी बच्चे चैनल पर आए हैं या इस वीडियो को देखकर नए आए, देखो कहने से मैम वही वाली बात है, अगर हम सीधे सीधे बात को कहें बिना घुमा के, कि कहने से तो कोई काम किया नहीं जाता। अगर हम बच्चों को लाएं पकड़ के कि बेटा वीडियो देख, वो नहीं देखेगा जब तक तत्परता ना हो, जब तक रेडीनेस ना हो, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम है, जो भी बच्चे देख रहे हो, आपको कुछ को ये भी लग रहा होगा कि ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं 140, क्योंकि 140 के लिए लेना और 140 नंबर लाना इतना भी आसान टास्क नहीं है कि 150 में से। तो बच्चों के ये सवाल भी बिल्कुल वाजिब है कि सर 140 आप कह कैसे रहे हो? यहाँ तो 90 मार्क्स के लिए भी इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है बच्चों को। तो आप 140, क्योंकि एक ये ऐसा ही है जैसे मील का पत्थर है, लेकिन असंभव नहीं है। तो मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहता हूं कि दुनिया जिसे सोचे नहीं उसी को तो करने में मजा है। अगर दुनिया जिसको सोच रही है, आपको सिर्फ आपने उतना ही किया जितना सब कर रहे हैं, तो फिर आप उसी भीड़ में खो चुके हो। जो सोच रहे हो आप अपने लिए सोच रहे हो, किसी और के लिए नहीं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो या आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने लिए रणनीति तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी, जितना आप आगे बढ़कर अपनी चेष्टा दिखाओगे, आप उतना स्कोर करोगे। नहीं मैम, इसमें साफ साफ बोला गया है, मनोविज्ञान को जैसे मैं पढ़ाता हूँ सीडीपी को, तो उसमें सबसे बेहतरीन जो बात मुझे लगी है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस की। प्रत्येक बच्चा, एक बच्चा दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। तो वो पता नहीं यहाँ ये समझने में गलती कर देता है कि ये मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा टॉपर था, जब इसके ही नहीं आए तो मेरे क्यों आएंगे? जबकि मनोविज्ञान ये साफ साफ मना करता है कि भाई हर बच्चा, एक बच्चा दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जी जी बिल्कुल। हो सकता है उसको पेपर में अपने इमोशंस काबू में रखने ना आते हो, आप बहुत अच्छे अपने इमोशंस को रखते हो, क्योंकि एक और ऐसी ही टर्मिनोलॉजी है कि जो इमोशंस हैं और जो हमारा कॉग्निशन है, जो नॉलेज है और जो संवेग है, वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर किसी बच्चा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो एग्जाम में। ये कहना चाहते हो कि आप जो बच्चे हैं तालमेल नहीं बैठा पाते। हाँ। कई बच्चे जो होते हैं, जैसे कुछ सोचते बहुत अच्छा है पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं पर सोच नहीं पाते। नहीं मैम, सारा खेल है बैलेंसिंग का। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। बहुत सारे बच्चे, मैं उन्हें जानता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत कम जानते हैं लेकिन इमोशंस पर बहुत अच्छी पकड़ है, वो आज जॉब भी ले गए हैं। और रणनीति उनकी
बहुत अच्छी से देखो रहती है। ऐसा बच्चा क्यों कहता है कि मैं एग्जाम में मुझे सब कुछ आता था और मैं सब कुछ भूल गया, इसका मतलब ये है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा। कहीं ना कहीं और इमोशंस कब कंट्रोल में होंगे? जब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, जब आपकी तैयारी, आपकी मजबूती वो आपको बताएगी। जो आपकी तैयारी है वही आपको मजबूती जैसे देगी। किसी विद्वान ने कहा था कि आपकी सोच आपको बदलती है। बिल्कुल। है ना? तो आप अगर सोच रहे हो कि आप वीक हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बट अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप कहीं भी और कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो बहुत सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इंसान की सोच जो है, जो संवेग है, इमोशंस है, वो कंट्रोल करना ज़रूरी है। और आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग आपकी सोच पे डिपेंड करती है ना? यहां पर एक थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी काम आता है मैम, जो लॉ ऑफ एटीट्यूड है। उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि अगर आपका विचार या आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव है, जी जी, तभी रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो फिर रिजल्ट भी नेगेटिव। तो हमेशा अगर 140 है तो ये सोचो, बस एक सोच के साथ काम करना है, जो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूं। और ना जाने मतलब जो बच्चा एक बार वीडियो देख लेगा वो ये कहेगा कि इससे बेहतर मैंने पढ़ा नहीं है, उसका सीधा सा कारण ये है कि मैं बच्चों की सोच पर अटैक करता हूं। सर एक्चुअली में ऑनलाइन में एक विश्वास जो है कम इसलिए भी बच्चे जो भटक रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत सारे टीचर हैं जो बिल्कुल नवसिखिया भी हैं और कुछ देखो मैम, ये आपने बहुत एक मेजर और टॉपिक है, इसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखो मैं हमेशा मैम एक ही बात कहता रहा हूँ। वैसे हमारी जो पूरी टीम है, हम सभी शिक्षकों का दिल से सम्मान करते हैं जो भी इस फील्ड में है, ठीक है। सभी टीचर हमसे बड़े हैं, हम सीनियर हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं ना, वो दिखावे की वजह से, जो मैम ने बात बोली कि मेरा दोस्त वहां पढ़ रहा है, भाई आपके दोस्त और आप में इंडिविजुअल डिफरेंस है। हो सकता जब आप पढ़ो, अगर आपको वहां से बहुत बेहतर समझ में आ रहा तो पढ़ो, नो डाउट, कहीं भी पढ़ो। आप टेस्ट लेकिन दे रहे हो, अगर आपको इवैल्यूएट कर पा रहे हो आप, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और फिर भी जय जयकार जय जयकार, तो फिर ये कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को खतरे में। मैं कह रहा हूं कि अंधभक्त मत बनो, मेरे भी अंधभक्त मत बनो। अगर मुझसे पढ़ने के बाद आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है तो मुझसे पढ़ना मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए खराब बात है। मुझसे पढ़ने के बाद आप एक एक चीजें आपको ये लग रही हैं कि आपके दिमाग में फिट है, हो रहा है, हाँ। तो ही आप पढ़ो, या किसी भी टीचर से। क्योंकि टीचर बड़ा बने या ना बने, आपको बड़ा बनना जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन आपसे चलेगा, मुझसे नहीं। आपसे हम हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोग ही हमारी आइडेंटिटी हो। हमारी आइडेंटिटी हम खुद नहीं है, हम पढ़ाते हैं, बट आप लोग जब क्वालिफाई करते हो, सिलेक्शन लेते हो, तब हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ मेहनत की या हम में कुछ दम है। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छा मुद्दा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा भी, और बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा यहीं से पढ़ना चाहिए जहां से आपको समझ में आए, और समझ में इस तरह से आए कि आप 30 में से 30 कर पाओ। ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने 4 साल बिगाड़ दी। जो समझ में आना एक बार में आ जाएगा, नहीं आना है फिर वो जीवन में नहीं आएगा। सर एक वही बात है। अंतिम प्रश्न है बच्चे का, और वो कह रहे हैं कि बच्चे की मैम अगर हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं जी, तो ऑनलाइन में किस स्ट्रैटेजी से, जैसे यूट्यूब क्लास अगर ले रहे हैं तो यूट्यूब में हम एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करें, क्या सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए? अब जनरली कुछ फ्रेशर हैं जो कभी भी नहीं पढ़े हैं, और कुछ हैं जो पढ़ के तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो दोनों के लिए आप क्या राय देंगे? देखो इससे बेहतरीन क्वेश्चन हो नहीं सकता है, क्योंकि सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, एक बच्ची का मेरे पास मैसेज आया और वो बच्ची ये बोलने लगी कि सर मैंने एक पहला चैनल ऐसा देखा है आपका जिस पे कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और कंटेंट के बाद क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चैनल ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन तो लगवा रहे हैं लेकिन कंटेंट नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आएंगे तो आप जीवन में बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। ये मैं साफ साफ कह देता हूं। आपको सबसे पहले कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए। कंसेप्ट इसीलिए आप हमारी कभी से भी जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे पहले हम कंसेप्ट पर पकड़ बनाते। भाई एक कंसेप्ट से 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप हजारों को थोड़ी रट के जाओगे। जी जी बिल्कुल, ये तो है। और सर एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन चाहे 50,000 रट के चले जाना, कॉन्फिडेंस जो आएगा वो हमेशा कंसेप्ट से ही आएगा। और कंसेप्ट समझ लिया तो 50,000 नहीं 50 लाख क्वेश्चन भी बन जाएंगे ना, तो एक क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो इसीलिए हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है सभी सब्जेक्ट की। एक बार आपको लग रहा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये टीचर, तो जाके एक बार प्ले लिस्ट में एक एक वीडियो देखें
और कंसेप्ट आपकी समझ में आए, फिर जो भी आपको अच्छा लगता है टीचर और है, माफी चाहूंगी इंटरप्ट के लिए, बट मुझे लगता है एक दो वीडियो से आप किसी को जज नहीं कर सकते। आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कंटिन्यूअसली 2-4 वीडियोस देखिए और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिए। हाँ। फिर आपको थोड़ा समझ आएगा कि हमने जो पढ़ा है क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या तो फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आप प्लेलिस्ट जाइए, वीडियो देखिए, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप शॉर्ट आउट करके देखिए। अगर आपसे प्रश्न हो रहे हैं मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिल्कुल तो सही सर, बात है। ये अपने आप को जज करने के लिए बहुत इजी तरीका है। ये बहुत इजी तरीका है और मैं यहाँ पर आपकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे की जो समझ आएगा वो बात बिल्कुल सही है। कभी भी किसी टीचर को ऊपर को उसकी एक वीडियो पूरी देखो स्टार्टिंग से और अंत तक, उसको पूरा सुनो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है 2 मिनट देख के हम जज कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जब जुड़ता है, हो सकता है वो टॉपिक बीच में हो, और जब टॉपिक बीच में होता है तो बच्चे का एक फ्लुएंसी नहीं पकड़ पाता है, इसीलिए टीचर के लिए भी काफी चैलेंजिंग होता है। तो बच्चा एक काम करना चाहिए, जैसे मैम की बात बिल्कुल सही है, सबका सब्जेक्ट भी अलग अलग है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें बीच में पकड़ा ही नहीं जा सकता। जिसका बीच का कोई, अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा, मतलब अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं और अलजेब्रा पे आप लास्ट में जुड़े हो, तो जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर पकड़ नहीं पाओगे। तो आपको पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग से पूरा देख लो, उसके बाद बिल्कुल सही बात है आप बुक उठाओ या प्रीवियस ईयर उठाओ। तो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड। केडी लाइव पर आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं? पूरा पढ़ा दिया है मैम, पूरा केडी लाइव टीचिंग पे पढ़ा दिया, भयंकर लेवल पे प्रैक्टिस सेट। आपके पूरे जो है सेशन देखे जा सकते हैं। नहीं मैम, एक वीडियो देखने के बाद तो बच्चा यही कह देगा कि आपकी टीम से बेहतर कुछ नहीं है। पूरी टीम ही इस समय पूरा जोर लगा रही है, चाहे वो हिंदी की फैकल्टी हो, ईवीएस की हो, एसएसटी के लिए हो या इंग्लिश की हो, चाहे साइंस की हो, पूरी फैकल्टी। और टाइम टाइम पर आपस में टीम मीटिंग में सारे सदस्य बात भी करते हैं कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, और यही होना चाहिए। जब तक एक टीचर की रणनीति साफ नहीं होगी तो बच्चों की भी नहीं होगी। ये तो और बच्चों को कुछ को डाउट है तो उनके डाउट के लिए हम बता दें कि आपके अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे आप टाइप कर सकते हैं। अगली बार जो वीडियो बनेगी उन क्वेश्चनों को लेकर, आपके डाउट को लेकर, हो सकता है आपको भी इस चर्चा में शामिल करें। जी बिल्कुल। और सर ने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात मैं आप सभी से कह देती हूँ कि क्लास, ये जो आपका सेशन है खत्म हो जाता है या क्लास खत्म होती है सर, तो भी अगर आप लोग को उस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप वहाँ भी क्लास के बाद कमेंट कर सकते हैं। हर टीचर आपके कमेंट का आंसर देगा। और प्लस आज का जो सेशन आप देख रहे हैं, इस सेशन के बाद यदि आपके दिमाग में भी कोई प्रश्न उठता है और उछाल मारता है तो उसे वहीं तक मत सीमित रखिएगा, हम तक पहुंचाए और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग कोशिश करेंगे देने का। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सटीक दे पाएंगे, बट हम जितना हो सकेगा उतना आपको गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश करेंगे ताकि इस बार आप 140 नंबर लाने की रणनीति क्लियर कर सकें। तो इसी के साथ मैं आज की सेशन को समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसका बस एक सारांश निकला है जो हमारा आज पॉडकास्ट है, उसका सारांश मैं खत्म कर देता हूं कि अगर आपको 140 प्लस लाने में कहीं भी किसी भी टीचर से कोई भी समस्या तो उसकी क्लास में आप उसे बता सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग क्या चाहते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो 140 से नीचे नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी कमेंट होगी, आपकी जो भी क्वेरी होगी, टीचर उस पर जरूर एक्शन लेगा। हम आपकी कमेंटों को पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपनी रणनीति को बदलते भी हैं। तो आप ये ना समझे, आप बिल्कुल सुरक्षित जगह हैं। 140 लाइए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, माता पिता का ध्यान रखें और पढ़ते जरूर रहें। जय हिंद, राम राम जी, नमस्कार।